हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पॉट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख ही रहा है कि आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर की। लास्ट आप मान के चलिए 23 तारीख को इसका प्रथम पेपर हुआ था जीके वाला, और इसके बाद में लगातार चर्चा का विषय रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर। आगामी समय में जब आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड की भर्ती ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, प्रस्तावित है इस वर्ष के अंत तक आपके आरएएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम बात करें पटवार भर्ती की, तो पटवार भर्ती और वीडियो भर्ती दोनों अगस्त महीने के अंदर है। पीएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और थर्ड ग्रेड भर्ती। इसके अलावा जितनी भी भर्तियां जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, उन सभी में क्या पैटर्न रहेगा, इस पेपर की इतनी चर्चा क्यों है, वो सभी चीजें हम बात करने वाले हैं। और इससे हमें डरना चाहिए या फिर हमें कोई इससे लर्निंग लेनी है, सबक लेनी है, हमें चिंता करनी है या इस पे चिंतन करना है, वो चीजें हम बात करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म थे, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो सभी में ये सीन रहा कि सब ये इसी की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए था, या कौन कौन से सोर्सेज हैं, इतने टफ क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बने हैं, उन सभी की चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस सोर्स से, एक ही किताब से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई है। तो आपको अंत तक ये वीडियो जरूर देखना है। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या आगामी समय में अब अगर आप ईओ आरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये पैटर्न अब फॉलो होने वाला है। क्यों होगा, किस हिसाब से होगा, वो चीजें हम बात कर लेते हैं। परंतु वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको इस क्यूआर कोड के माध्यम से अपना टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये जो फाइल है और ऐसी जो सूचनाएं हैं, अपडेट हैं, हर बार वीडियो बनाना संभव नहीं होता पाता कि एक छोटा सा आपको सूचना देनी है और उसके लिए आप 5-10-15 मिनट का एक वीडियो बने। उससे अच्छा है एक मैसेज लिख के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, अपना जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना है। उसका माध्यम क्या क्या हो सकता है, आप इस क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के सेशन में। देखो, कुछ समय पहले जो आरपीएससी के मेंबर है केसरी सिंह जी, कर्नल केसरी सिंह है, इन्होंने एक लेटर लिखा था स्टूडेंट को, जो काफी वायरल भी हुआ है। मोटा मोटी अगर मैं उस लेटर के बारे में बात करने जाऊंगा तो 5-10 मिनट उसी में डिस्कस हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है कि भैया आपको सबसे पहले आपकी जो एनसीईआरटी और आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनको आपको सबसे पहली बात है कि अच्छे से अध्ययन करना है। बाकायदा उन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो आपकी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक्स हैं, उनका आपको डिटेल से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अध्ययन करना है। इसके अलावा जो पोर्टल और जो साइट्स हैं, कौन सी, गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट भी कौन कौन सी, इंडियन गवर्नमेंट मतलब अपनी जो केंद्र सरकार है, और राजस्थान के, ये चीजें आपको मस्ट है कि भाई आप इनका अध्ययन करो ही करोगे। ये चीजें पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी थी, और इसी प्रोसेस के दौरान ये पेपर बनाए। आगे आने वाले समय में जितने भी आरपीएससी के पेपर बनेंगे, वो आप ये मान के चलिए कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब चीजें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। और करंट अफेयर के इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। और हमारा जो चैनल है, चाहे टेलीग्राम की बात करें, चाहे यूट्यूब की बात करें, या एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है, तीनों जगह के जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आपने देखा होगा कि हम करंट अफेयर पे लगातार काम कर रहे हैं। आपको हमने करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया था, जिसमें अक्टूबर महीने से लेकर आपको दिसंबर 2025 ऑलमोस्ट 18 महीने का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। न केवल करंट अफेयर बल्कि साथ ही साथ में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जो ट्रेंड है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ बजट, सूजस, वन रिपोर्ट, जो इवेंट बेस्ड नोट्स होते हैं, जैसे आईपीएल हो गया तो आईपीएल के नोट्स जल्दी हो जाएंगे। रामसर साइट में जब राजस्थान के अंदर 2 नई रामसर साइट इंक्लूड की है, तो टोटल जो संख्या है वो 91 हो गई। तो उसका अच्छे तरीके से राजस्थान को तो मैप के माध्यम से आपको बताया कि भैया 4 रामसर साइट है, और चारों को कब कब घोषणा की गई, कौन से जिले में है, वो सब चीजें आपको बता दी है। इसके अलावा आपको इसमें क्या उपलब्ध करवाया गया, जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक का करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे यूपीएससी के हैं। मैंने जब यूपीएससी के क्वेश्चन डाले तो कई बच्चों ने कहा कि सर हम तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसलिए मैं यूपीएससी को इंक्लूड कर रहा था, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमारा रहा है ऑल ओवर अगर हम बात करें तो। हालांकि
कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, वो भी हम बात करें। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राजस्थान बजट से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने आपको इस करंट अफेयर के जो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया, तो उसमें मैंने लगभग 10 पेज आपको राजस्थान बजट के दिए थे, और उसी बजट से आपको ये क्वेश्चन आया। 10 गीगावाट इसका आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए थे करंट अफेयर की। फिर हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। यहाँ हम केवल 23 तारीख के पेपर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया है, किस तरीके से एक ही पैराग्राफ से 3-3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, जो कि अभी वर्तमान स्थिति तक ऐसा है कि कोचिंग गलत आंसर बता रही है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको करना क्या है, अंत तक इस वीडियो को देखना है, टिके रहना है। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्वेश्चन आया था, उसमें क्या क्या पूछा गया कि भैया ये तीसरा संस्करण है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया कि कौन सा गलत है। तीसरा संस्करण नहीं था, ये दूसरा था, मैंने आपको बताया, हाईलाइट करके बताया था। फिर बताया कि इसका जो शुभंकर है वो स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड नहीं है भैया, नाम तो है उज्ज्वला, और घरेलू जो गौरैया है, जो चिड़िया अपने आसपास में ग्रामीण परिवेश में घूमती रहती है, तो वो उसका क्या है, शुभंकर है। इसमें जो अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं इवेंट हुए थे उनके बारे में नाम दे रखा है, तो वो इवेंट भी मैंने आपको बाकायदा बताए हैं। तो इसी फॉर्म में ये जो स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा, एक तो सेस्कंड वाला गलत हो जाएगा, और एक स्नो लेपर्ड जो अपना जो शुभंकर का क्वेश्चन पूछा है वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया मार्च महीने के अंदर, मार्च महीने में कनाडा का जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछे जाने की संभावना इसलिए भी हो गई क्योंकि G7 जो समिट थी उसका भी आयोजन कनाडा के अंदर कराया गया है। उसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दी थी, और इसीलिए मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था भैया टेलीग्राम अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये अब मार्क ऑन नहीं है, ये तो आ ही गया। फिर है परमाणु वाला, तो परमाणु वाला मैंने आपको बताया था कि भैया इस वर्ष केंद्रीय बजट, केंद्र बजट का भी मैंने आपको 3-4 पेज दिए थे। आप अभी भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये PDF वगैरह जरूर देख लेनी चाहिए। तो केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो उस वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में। तो ये चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। संत सदाराम जी की पैनोरमा की स्थापना कहाँ हुई। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के अनुसार हम आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देते हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो जैसलमेर का पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि CM भजनलाल द्वारा जैसलमेर के गुहड़ा गांव में संत सदाराम की पैनोरमा की स्थापना की घोषणा की गई, ठीक है। ये करंट अफेयर की बातें आ गई। इस जो करंट अफेयर में आपको उपलब्ध करवाता हूं उसमें जितने भी सोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पोर्टल है, इसके अलावा जो भी अपनी NCERT की किताबें होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है पटवार और वीडियो की टेस्ट सीरीज के अंदर। सूजस का जो सार है वो आपको समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। तो सूजस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, देवास परियोजना के बारे में पूछा गया, और देवास परियोजना का जो है वो सूजस से पूरा का पूरा कवर हो रहा है। सूजस क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि मंथली करंट अफेयर आपको मिलता रहता है, और उस करंट अफेयर के माध्यम से आपके लगभग करंट अफेयर जो है वो कवर होता है। अब बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर की आपको जो जनवरी महीने से लेकर जून 2025 तक की प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीएससी के, यूपीएससी की एग्जाम है, IAS की एग्जाम है, CDS की है, RPSC की जो RAS की एग्जाम है, EORO की है, PRO जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उनकी एग्जाम है, तो सभी के प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, एक बार ये PDF जो है उसको रीडिंग मारनी है, ठीक है। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड के इसमें पेपर हैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इस बार देखा होगा आपने कि करंट अफेयर बहुत अलग पूछा गया, पैटर्न बिल्कुल चेंज किया गया, और लगभग जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ऑफिशियल जो साइट्स हैं उनके माध्यम से पूछा गया है। तो अपने जो 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे इस पेपर के अंदर, और जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। जो किताबें जो मतलब आप ये मान के चलिए 2-2 किताबें अलग सेपरेट, राजस्थान की अलग और इंडिया की अलग, इस हिसाब से जिन्होंने किताबें निकाली, जिन्होंने 250-250 पेज की किताबें निकाली हैं, उनमें से इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने अपने लिमिटेड सोर्स से आए। मैं तो आपको प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज ही तो दे रहा हूँ, जिसमें आपके राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान वाला तीनों पोर्शन जो है उसमें कवर हो रहे हैं। ये तो बात हो गई करंट अफेयर की। अब हम बात करते हैं NCERT की। NCERT में क्या सीन हो रहा है, NCERT में हूबहू लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की हम बात करने वाले, लिमिटेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, और उसका कारण ये है कि वीडियो लंबा नहीं हो और आपको विश्वास जरूर हो कि भैया क्वेश्चन जो है वो हूबहू आ रहे हैं और इसी लैंग्वेज में आ रहे हैं। देखो कक्षा 9 और 10 की हम संयुक्त रूप से बात करने वाले हैं कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। अब ये क्वेश्चन है
कॉर्क कोशिकाएं, आप सभी को पता है कॉर्क कोशिका में एक पदार्थ उपस्थित होता है, ये क्या करता है, मर्द कोशिका के रूप में कन्वर्ट कर देता है, इन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद्य कर देता है। मतलब अंदर से ना तो गैस बाहर जा सकती है और ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे सुबेरिन कहते हैं। ये अगर आप साइंस की एनसीईआरटी की किताब में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और ये बिना अंतः कोशिकाओं के व्यवस्थित होते हैं। और बाकायदा यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है और इसमें कह रखा है कि भित्ति पर सुबरीन नामक पदार्थ होता है, इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। सेम लैंग्वेज है, पूरी की पूरी तरीके से यहाँ से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाइए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की साइंस की किताब से पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना उदाहरण क्या है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो सेम साग सब्जियों कोष्टक में वनस्पति द्रव्य दे रखा है तो सेम वो का वो दे रखा है, विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब कोई कोचिंग आपको ये बोलती है कि भैया हमारी तरफ से हमारी इस टेस्ट सीरीज से है, तो आपको ये मान के चलिए कोचिंग अपने आप अपनी जगह पे रहे, पर आपको करना क्या है, आपको जोर देना है अपने बेसिक पे, आपको देना है अपने कंसेप्ट को मजबूत करने पे। उसके बाद में आप जहां कहीं से पढ़ सकते हो, परंतु अभी वर्तमान प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखो तो एग्जाम की डिमांड क्या होती है, यहाँ पे आपको 100% थोड़ी लेके आने, 100% थोड़ी लेके आने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छोड़ के भी आती हैं और वो छोड़ने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। परंतु आपको देखना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, मांग क्या है एग्जाम की, ठीक है। तो वर्तमान समय में सबसे पहले आपको क्या करना है कि 40% का जो बैरियर आपके सबसे बड़ा बैरियर है, आरपीएससी में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट तो अपने आप में सबके मजबूत है, परंतु पेपर ऐसे दे दिए, फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है कि अब लोगों के 40% नहीं बन रहे और इस कारण वो एग्जाम से और इस सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। अगर वो एनसीईआरटी पढ़ते, अगर वो बेसिक अपने मजबूत रखते, तो ये मान के चलिए उनके 40% कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि अब 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के सही हो गए, फिर 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी अगर सब्जेक्ट वाइज लेके चलते तो निश्चित रूप से होता। और एक बच्चों की क्या रहती है कि सर हम ये पोर्शन छोड़ जाते हैं, जैसे साइंस छोड़ के चले गए, या फिर हो गया कि सर हम तो हिंदी छोड़ जाते हैं, हम मैथ छोड़ जाते हैं, या फिर राजस्थान का बच्चा जो है वो इंग्लिश ज्यादा छोड़ने की रहता है, इंग्लिश और मैथ की। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंग्लिश जो है वो आसान आ गई, जो कि आप छोड़ के चले गए, छोड़ के आपको अपनी जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, जो जिसका भी आप टारगेट लेके बैठे हो, उसके अंदर आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हूबहू लैंग्वेज दे रखी है। फिर अगर हम बात करें हार्मोन एड्रेनलिन की बात हो रही है कि ये जब स्रावित होता है तो कौन कौन सी चीजें होती है, तो एनसीईआरटी की किताब में क्या दे रखा है कि एड्रेनलिन जो है वो सीधा रुधिर में जाता है, मतलब आपके जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर डायरेक्ट रिलीज होता है, ना कि नसों के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्रावित हो गया, उसके बाद में परिणाम स्वरूप क्या चीजें होती है, यहाँ पर एनसीईआरटी में 2 चीजें दे रखी है। देखो एक तो ये दे रखी है कि आपकी जो हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, सॉरी हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसको रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स क्या किया कि आपको ऑप्शन में दे दिया कि हृदय की धड़कन जो है वो धीरे धड़कती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है कि जब आपके शरीर के अंदर, जब रुधिर के अंदर डायरेक्ट एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है, तो उससे पहली कंडीशन तो हो गई कि धड़कन बढ़ जाती है, दूसरी है पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेम टू सेम लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। आपको अभी तक के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको अपने साथियों के साथ शेयर करना है, लाइक जरूर कर लेना है। लाइक करने से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि भैया इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों के ये चीजें जो है काम में आने वाली हैं भविष्य में। इस तरीके से आपको लगातार सुधार करते जाना है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि सभी लोग जो है वो रिलेट कर पाए। और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें मैंने देखा है कि लगभग इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों का अध्ययन करना है। उसके बाद में जो रेफरेंसेज बुक होती है, जब अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, अगर आप वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हो, तो वहां पे रेफरेंस बुक दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भैया आपको फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के अंदर ये किताबें पढ़नी है, राजस्थान आर्ट कल्चर के लिए ये पढ़नी है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए ये पढ़नी है। इस प्रकार से आपको वो चीजें कवर करते हुए चलनी है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम बात करेंगे 3 किताबों की। सबसे पहले राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन कक्षा 9 की किताब है। फिर हम बात करते हैं ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बाई रीमा हुजा। अब ये किताब कहां से आई, देखो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस आपके जो पेपर है इसके अंदर। और वो कैसे करती है,
देखो जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो रेफरेंस बुक देखोगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक में जब हिस्ट्री का जो पहला सेमेस्टर है उसमें आप देखोगे कि आपको जो रेफरेंस बुक दी गई है वो रीमा आहूजा दी गई है। इसी प्रकार अगर आप वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर बीए करते हो प्राइवेट, तो उसमें आपको ये बुक मिलेगी साथ में, एसएलएम बोलते हैं जिसको, राजस्थान का इतिहास। सभी प्रश्न जो हिस्ट्री के हैं, जो टफ लग रहे हैं, जो कोचिंगों के नोट्स से बाहर हैं, और ये लग रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, लगभग क्वेश्चन इन्हीं एग्जामों से पूछे गए, इन्हीं किताबों से पूछे गए। और हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपको ये चीजें पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये चीजें भी हम देख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। लगातार 4 जब पेज मैंने कवर किए इस किताब के, उसके बाद में ये आंसर निकल के आया। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि गोविंद गिरी और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और इसका मैं आपको बताऊं, लगभग कोचिंगों ने जो है वो आंसर गलत दिया है, मन मर्जी से दे रहे हैं। एक हम आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसमें भी लगभग कोचिंग में मैंने आंसर की देखी है तो वो गलत ही बता रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखो जो रीमा आहूजा की बुक है, रीमा आहूजा की जो बुक है, उस बुक में आपको जब आप जो आदिवासी आंदोलन है उसके बारे में जब पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि गोविंद गुरु जो है उन्होंने भक्त आंदोलन के नाम से एक मूवमेंट चलाया था। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो भील आदिवासी हैं उनको ओपन देयर माइंड्स, मतलब जो भील आदिवासी हैं उनके दिमाग को उन्होंने मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए कि उनकी समझ को विकसित किया टू मेन स्ट्रीम हिंदू रिलीजन एंड एवरीडे प्रैक्टिस, मतलब हिंदू धर्म के प्रति उनको जागरूक किया और प्रत्येक दिन उस चीज की प्रैक्टिस करें, प्रत्येक दिन वो पूजा पाठ करें, ऐसा उनको उनके अंदर आदत विकसित की, ऐसे उनके दिमाग को इस तरीके से मतलब आप मान के चलिए आदत कर दी। तो उसमें देखो सबसे पहले यही पूछा है, एक तो आपको ध्यान में रखना है सही नहीं है, ये स्टेटमेंट पूछा है। तो गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भक्त बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया, ये क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि 1921-22 में पंचमहल जिले के गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो मैंने इस किताब के 4 पेज पढ़े और भाई साहब मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि असहयोग आंदोलन के बारे में तो चर्चा ही नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये आ जाता है कि अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह में छुटने के बाद उन्होंने मृत्यु तक पंचमहल के बारसोद में निर्वासन किया। देखो उनको क्या किया था, जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद में उनको क्या किया था, ही वॉज रिलीज्ड, मतलब ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम हैदराबाद जेल। उनको तो अहमदाबाद जेल में नहीं डाला, उनको तो हैदराबाद जेल में डाला था। और हैदराबाद जेल से उनको रिलीज कब किया था, 27 जुलाई 1919 को रिलीज किया था। और साथ में ये और दे रखा है कि ही मेड द पंचमहल हिज एरिया। देखो इसमें भी कह रखा है कि सबसे पहले तो स्टेटमेंट गलत यही हो जाता है, अहमदाबाद वाला नहीं था, हैदराबाद का था। फिर बात आ जाती है कि पंचमहल में गए थे, निश्चित रूप से गए थे। फिर उनका क्या हुआ, लिमडी ऑन डाइड ऑन लिमडी 30 अक्टूबर 1931, मतलब 1931 के अंदर इनका निधन हो गया। परंतु ये जो स्टेटमेंट है वो हैदराबाद जेल का होना चाहिए था, ना कि अहमदाबाद जेल का। फिर बात आती है देखो स्टेटमेंट इसकी, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। फिर इसी पेज के अंदर जब हम नीचे जाते हैं तो क्या दे रखा है, द दीवान ऑफ बांसवाड़ा एन भट्टाचार्य सेकंड, जो आप मान चलिए मानगढ़ जो होने वाला था उसको उन्होंने रोका और इसके साथ ही भगत मूवमेंट इन द एसटी वाज सप्रेस्ड ड्यूरिंग 1927 से 1931। सेम ये फैक्ट के साथ में स्टेटमेंट यहां से उठाया गया और ये 4 अलग अलग पेज इसी किताब के रीमा आहूजा के जो किताब है उसमें 4 पेज में से एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। किस लेवल की मेहनत की गई है जो एग्जामिनर है उनकी, और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपनी प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया। तो राजा मान सिंह की जब हम बात करते हैं, जब कछुआ शासकों की बात करते हैं तो उसमें मान सिंह वाले पोर्शन में क्या दे रखा है कि मान सिंह मेजर अचीवमेंट क्या क्या थे। तो हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन वाज अगेंस्ट राजा पूर्णमल ऑफ गिरदौर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेम पूछा गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। परंतु हमें साथ ही साथ में क्या देखना है कि आपको ये लगेगा कि इसी पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछे गए। देखो 1590 में संग्राम सिंह ऑफ खड़गपुर, देखो ये आपको ऑप्शन में यहीं से दिया गया है कि खड़गपुर के संग्राम सिंह, ठीक है। फिर क्या पूछा है, सैयद ऑफ शंभुपुरी। एक ही पैराग्राफ के अंदर 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन भी आपको इस पैराग्राफ से ही दे दिए गए पूरे के पूरे। तो हाजीपुर वाला तो अगर हम छोड़ दें, ये वाला ऑप्शन छोड़ दें, तो शंभुपुरी सैयद वाला भी दिया गया है, खड़गपुर संग्राम सिंह भी दिया गया है। और आपका अगर राइट आंसर की बात करें
तो राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उसका फर्स्ट जो विरुद्ध, अगर हम मान लें कि किसके विरुद्ध अभियान था, तो वो किसके विरुद्ध था? पूर्णमल। और कहाँ के थे? गिद्धौर के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि राजपूताना रेजिडेंसी से 1948 फरवरी के अंदर किस रियासत को हटाकर गुजरात के अंदर कर दिया गया था? तो अगर हम वीएमओयू वाली किताब में बात करें तो उसमें भी सेम लैंग्वेज में दे रखा है, और रीमा हुजा की किताब में बात करें तो वहां पर भी दे रखा है कि 1 फरवरी 1948 को सिरोही को गुजरात स्टेट एम्बेसी के अधीन कर दिया था। देखो सिरोही तो हो ही गई, इसके अलावा क्या कहा गया? अगर आप देखोगे तो सिरोही के साथ साथ में यहाँ पर पालमपुर का नाम भी दे रखा है, तो पालमपुर हो गया आपका। तो ए और सी जहां पर भी है, ए और सी जहां पर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन 3 जो है वो आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब भी कोचिंग जो है वो गलत बता रही है। फिर हम बात करते हैं इसकी, इसका भी आंसर गलत बताया है। 2-3 मैंने आंसर की देखी है। तो इसमें देखो, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? हो सकता है ये आपको किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स में मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, परंतु फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको दे रखा है गोविंदराज इवेंचुअली क्विट अजमेर प्रोबेबली सम टाइम अराउंड 1195, मतलब लगभग 1195 के आसपास में गोविंदराज ने क्या किया कि अजमेर को छोड़ दिया और इस्टेब्लिशमेंट हिमसेल्फ एट रणथंभौर। 1195 में गोविंद राज ने क्या किया कि अजमेर को छोड़कर वहां से बाहर निकला और रणथंभौर में अपना जो राजकाज है वो स्थापित कर दिया। इसी पैराग्राफ में आगे दे रखा है कि गोविंदराज क्रेव्ड आउट ए फ्रेश टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ इन द रणथंभौर एरिया, मतलब रणथंभौर एरिया के अंदर उन्होंने अपना पूरा नया राज्य स्थापित किया, और इस राज्य को सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या किया? गेव ए रिच प्रेजेंट, मतलब बहुत बड़ी जो उपहार है, पेशकश है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। ये देख लो, यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसने 1195 में स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो चलो हर एग्जाम में काफी एग्जाम में पूछा भी गया है और लगभग किताबों में आपको मिल भी जाएगा कि कैप्टन मैकमोसन जो है उन्होंने आहुआ का युद्ध लड़ा और उनका सर काट के, जो 18 उनके क्रांतिकारी थे, उन्होंने आहुआ का जो किला था उस पर टांग दिया। तो ये देख सकते हो, परंतु ये भी इसी किताब में आपको मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं महाड़ा कुंभा के बारे में। ये क्वेश्चन नया आया है। इसमें क्या पूछा गया? महाड़ा कुंभा ने एकलिंगनाथ जी मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था है तो कौन कौन से गांव ऐसे थे जिनको दान दिया था? तो इसमें ध्यान रखना, कई जो कोचिंग संस्थान है या फिर प्लेटफॉर्म जो है वो कोई तो दूसरा ऑप्शन बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी की जब आप किताब देखोगे तो उसमें जब जो ये अपने भक्ति वाला पोर्शन है उसमें देखोगे तो आपको शैव और जो वैष्णव मत है उनके अंदर आपको अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। और शैव मत में जब आप देखोगे तो उसमें 2 ब्रांचें हैं, एक तो कापालिक वाली और लेकुलिस वाली। तो लेकुलिस में आपको ध्यान में रखना है, जो मुख्य मंदिर है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, और इसी पोर्शन में आपको दिया गया है कि राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमाना, मतलब क्रम भी चेंज नहीं है, नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना, ये 4 गांव थे जो कि इस एकलिंगनाथ जी मंदिर की व्यवस्था को बनाने के लिए, जो भी डेली के पूजा पाठ की रूटीन है, उनकी जो खर्चा पानी है उसको मेंटेन करने के लिए 4 गांव का जितना भी राजस्व आता था वो एकलिंगनाथ जी महाराज के जो मंदिर है उसमें जाता था। तो आप देख सकते हो वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें आहड़ की, तो जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एसीआई की जो डिपार्टमेंट की साइट है, वहां पर आप देखोगे कि आहड़ सभ्यता के लगभग 40 साइट दी गई है, और उन 40 साइट के अंदर ध्यान रखना पिंड का भी नाम है, गिलुंड का भी नाम है, आलोद का भी नाम है, ब्रोर जो है, ब्रोर उसमें नाम नहीं दे रखा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ब्रोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करते हुए चलना है। अब देखो इस किताब की अगर हम बात करें तो रीमा उजावल की जो किताब है उसमें ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 1754 पेज। तो क्या आप 1754 पेज एक हिस्ट्री के पेपर के लिए पढ़ोगे, वो भी ऐसे पेपर के लिए जो कि जनरल नॉलेज का पेपर है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आरपीएससी ये मैसेज देना चाहती है कि केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही काफी नहीं है। देखो नॉलेज अगर हम बात करें कि आरपीएससी क्या चाहती है बच्चों से, तो आरपीएससी ये नहीं चाहती है कि भैया आप जो है केवल नॉलेज दिखाओ, बल्कि नॉलेज के साथ में आपका जो माइंड की प्रेजेंस है उसको भी आरपीएससी जो है वो चेक करना चाहती है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर कितना शांत रहते हो, कितना शांत रहकर पेपर को मैनेज कर पाते हो। ये जो पेपर है, जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का जो 23 तारीख वाला पेपर है, या फिर हम बात करें जो सेकंड पेपर जीके का हुआ है, दोनों में ही आरपीएससी की प्राथमिक मांग ये है
कि आपको 40% वाला बैरियर पता होना चाहिए कि भैया मेरे को 40% लेना है। और हमने पिछली जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसमें हमने देखा भी है कि 40% जिन लोगों के आए थे विभिन्न जो भी सब्जेक्ट्स है उनके अंदर, तो जिन लोगों के 40% आए उनकी नौकरी लग गई। बहुत से सब्जेक्ट में देखा कि 40% नहीं आने के कारण बच्चों की जो वैकेंसी है वो भी वैकेंट रह गई। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपका मिनिमम बैरियर उस एग्जाम के अंदर है, आरएस के अंदर नहीं होता ही, परंतु जो शिक्षा विभाग की जो भी वैकेंसी है उनके अंदर 40% है, दोनों पेपर के अंदर, अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में सेपरेट पोर्शन चाहिए होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 40% का बैरियर आपको क्रॉस करना है। सबसे पहली मांग ये थी। फिर दूसरी मांग ये हो जाती है कि आपको जो बेसिक किताबें हैं, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, आरबीएससी की किताबें, अब आपके सिलेबस में अगर कंप्यूटर लगता है या फिर आईसीटी का सब्जेक्ट लगता है, तो आरपीएससी क्या डिमांड करती है कि पहले जो वर्तमान समय के अंदर क्या होता था, पहले के समय में क्या था कि 9th और 10th के अंदर कंप्यूटर की क्लासेस चलती थी, जो ऑफिशियल किताबें चलती थी 9th और 10th के अंदर। परंतु अब वर्तमान समय में क्या हो गया कि राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 6 से कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया। तो 6 से लेकर अब आपको 10, 11, 12 तक जो वो पढ़ने को मिलेगी कंप्यूटर की क्लास। तो अब भविष्य में क्या होगा, आपकी जो आईसीटी का पेपर बनने वाला है, वो मेरा अनुमान ये कहता है कि आपका जो आईसीटी का पेपर है कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें कंप्यूटर की वहां से देखने को मिलेगा। आप कहोगे तो मैं उसकी क्लासें भी लगा दूंगा। मैंने पहले भी 1-2 सब्जेक्ट के लिए कहा कि क्लासें लगा देंगे, पर नहीं स्टार्ट हुई। उसका कारण ये है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। कमेंट बॉक्स में जब 10, 20, 25 लोगों की एक मैसेज आए, कमेंट आए कि सर हाँ आप क्लासें लगा दो, हम पढ़ेंगे, तब तो क्लासें लगाने में आनंद भी है, क्योंकि एक क्लास के अंदर कम से कम 2-3 घंटे जाते हैं। पहले स्लाइड तैयार होती है, डिजाइन होती है, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो इस पूरी प्रोसेस में एक घंटे की क्लास में लगभग 3-4 घंटे जो है वो वेस्टेज हो जाते हैं। अगर आप नहीं देखते, अगर आपको उपयोगिता लगती है उसकी, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। हम करंट अफेयर की क्लासें भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। राजस्थान जीके जो स्पेशली आरबीएससी की किताबें हैं कक्षा 9 और 10 की, ये नई वाली किताबें हैं, और पुरानी जो किताबें हैं 9 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती थी, उनके दोनों को मिलाकर, और पीवाईक्यू की टॉपिक, जैसे हमने राजस्थान का प्री 1 पढ़ा, पहले ये पोर्शन पढ़ लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक सीरीज में कर लेंगे। परंतु उसके लिए आपके लाइक होने चाहिए, आपके कमेंट होने चाहिए कि सर हम क्लासें देखने के लिए इंटरेस्टेड है, आप मेहनत करो, हम आपका साथ देंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे फाइनल। ये चीजें होनी आवश्यक है। अब आप में से कोई भी साथी है जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने आज जो है करंट अफेयर के अंदर और पटवारी के अंदर और वीडियो के अंदर तीनों ही टेस्ट सीरीज में और कॉम्बो टेस्ट सीरीज में तीनों में ऑफर चल रहा है। आज और कल के लिए ऑफर रहेगा। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन में जाके टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन है, उसमें आपको तीनों टेस्ट सीरीज में से जो भी आपके लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। साथ ही साथ जो टेलीग्राम मैंने आपको बताया था कि आपको ज्वाइन कर लेना है, उस टेलीग्राम में आपको पटवार भर्ती और ग्राम सेवक भर्ती दोनों का काउंटडाउन किया हुआ रिवर्स कैलेंडर मिलेगा। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आज कितनी तारीख है और आपके पास में कितने दिन बचे हैं, ये आपके स्टडी टेबल के सामने होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। एके एडू स्पोर्ट के नाम से मिलेगा, जिस नाम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी नाम से इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, एके एडू स्पोर्ट आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, टेस्ट सीरीज में जाना है, और वहां पर ये करंट अफेयर, पटवार, वीडियो और कॉम्बो टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इसमें आपको क्या रहेगा, आपको अभी आज और कल के लिए ऑफर चल रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, परचेजिंग कर सकते हो। 2 दिन बाद में वापस से इनकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हो आप, जिस लेवल का क्वेश्चन आरपीएससी मांग कर रही है कि भैया हमें इस पैटर्न के बच्चे चाहिए कि जो इस पैटर्न में पढ़े, न केवल पढ़े और न केवल पेपर करें, बल्कि उनमें ये समझदारी होनी चाहिए कि कौन सा पेपर जो कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। प्राथमिक उद्देश्य हमारा 40% होना चाहिए। इस तरीके का इंटेलिजेंट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, उनको चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैपिंग के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये मैं आपको काफी बार पहले ही बता चुका हूँ। जहां आवश्यकता होती है मैप भी ऐड होते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहां टेबल भी ऐड होते हैं। कॉम्बो टेस्ट सीरीज है वीडियो और पटवार की, लगभग एक टेस्ट सीरीज के कीमत के अंदर आपको दोनों टेस्ट सीरीज मिलने वाली है आज और कल के लिए। बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर ऑफर जो है वो पता नहीं आए नहीं आए, कब आए, तो ये चीजें ध्यान में रखने। वीडियो के अंदर आपको 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 6 टेस्ट टॉपिक है, 3 रिवीजन है, और इसके बाद में 6 बार आपका रिवीजन फुल टेस्ट के माध्यम से करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स की जो पहले कमेंट है वहां पर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट करना है आपको कैसी फीडबैक रही। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, 2-3 दिन जब इन किताबों को खंगाला है, 1700 पेज पढ़े हैं, उसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आए। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पटवार, ग्राम सेवक, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
कमेंट बॉक्स के अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है इस वीडियो सेशन के रिगार्डिंग या अन्य किसी भी भर्ती के संबंधित, तो आप इस नंबर पर 9468997282 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। निश्चित रूप से जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आपकी जो भी डाउट रहेंगे, जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी, उनका निदान करने का हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके लाइक और कमेंट हमें ये बताएंगे कि हमारी तरफ से जो मेहनत की है आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होती है। धन्यवाद।